हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संतोष दुबे डॉक्टर संतोष एकेडमी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं आया हूं। प्लेटो का द रिपब्लिक है, बुक 7, जो आपके टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बीए और एमए इत्यादि के सिलेबस में इंक्लूड है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। यूजीसी असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओवरऑल कहने का ऐसे है कि ये सिग्निफिकेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक एग्जामिनेशन आल्सो। तो हम इस कंटेंट पे विस्तृत चर्चा करें उसके पहले सभी से आग्रह करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक्स करिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। नोट्स मैंने बनाया है, कंपाइल किया है, आप स्क्रीन पे देखेंगे, स्पष्ट दिख रहा है। सबसे पहला पॉइंट जो है एक्सटेंडेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द एलिगोरी ऑफ द केव। स्टूडेंट, आप ये ध्यान दीजिए कि द रिपब्लिक का बुक 7 जो है उसमें केव को केव की एलिगोरी है, ठीक है ना। केव जो आया है तो इसमें है क्या कि जो रिपब्लिक पुस्तक है, मुख्य विषय इसमें गुफा का रूपक है। एलिगोरी ऑफ द केव का मतलब गुफा की रूपक। 3 महत्वपूर्ण विषयों पे प्लेटो ने फोकस किया है इसमें, इस चैप्टर में। पहला थियरी ऑफ नॉलेज है, दूसरा फिलोसोफर किंग यानी कि आदर्श शासक जिसको कहा जाता है, और तीसरा मुख्य बिंदु इसका शिक्षा दर्शन है। तो ये जो गुफा के रूपक है, एलिगोरी ऑफ द केव, इसमें ज्ञान सिद्धांत, आदर्श शासक और शिक्षा दर्शन, इन 3 बातों की हम चर्चा करेंगे एज पर द प्लेटो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जैसा कि प्लेटोज एलिगोरी इज नॉट जस्ट फिलोसॉफिकल बट डीपली साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल। सिर्फ दार्शनिक पक्ष नहीं है इसमें, बल्कि डीपली साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक और एजुकेशनल यानी शैक्षिक पक्ष की भी चर्चा इन्होंने की है। जहाँ तक साइकोलॉजिकल रीडिंग की बात है तो जो एलिगोरी है, जो गुफा है, गुफा में इन्होंने प्रिजनर्स रिप्रेजेंट द ह्यूमन माइंड ट्रैप्ड इन कन्वेंशनल बिलीव्स, यानी इस दुनिया की तुलना उन्होंने एक गुफा से की है जिसमें यहाँ के जो लोग हैं वो एक प्रिजनर की तरह हैं और उनका माइंड जो है वो ट्रैप्ड है। जिस प्रकार से एक साधारण सा विश्वास है, कन्वेंशनल परंपरागत बिलीव ये माना जाता है कि द पीपल लिविंग इन दिस यूनिवर्स विच इज जस्ट लाइक अ केव, दे आर एज अ मैन हु आर ट्रैप्ड विद देयर माइंड टू थिंक। मतलब एक ऐसी गुफा में दुनिया के लोग हैं, इस संसार को एक ऐसी गुफा मान लेता है प्लेटो जिस गुफा में लोग ऐसे प्रिजनर्स की भांति हैं जिनके मस्तिष्क के सोचने और समझने की क्षमता रुक गई है, अर्थात उनका माइंड क्या है, ट्रैप्ड हो गया है। ये साइकोलॉजिकल पक्ष है इसका, है ना। एंड द जर्नी आउटसाइड द केव इज पेनफुल। और जब व्यक्ति इस संसार से परे सोचने का, समझने का जब प्रयास करता है तो क्या हो, बहुत ही दर्दनाक जर्नी हो जाती है। क्यों जर्नी होती है? पीपुल रजिस्ट ट्रुथ ड्यू टू मेंटल कंफर्ट एंड इन इल्यूजन्स। एक्चुअली है क्या कि जब व्यक्ति किसी अंधेर कमरे में, अंधेरे कमरे में बहुत दिन तक रहता है और जब वहां से प्रकाश में आता है तो जाहिर सी बात है कि वो बड़ा पेनफुल हो जाता है। इसी को सिंबलाइज किया है प्लेटो ने कि इस गुफा जैसी दुनिया में जो लोग हैं जिनका मस्तिष्क सोचने के लिए बाध्य हो गया है, वो नहीं सोच सकता, जब वह बाहर आने का प्रयास करता है तो बाहर के चकाचौंध और प्रकाश से वो क्या हो जाता है, बहुत दर्द महसूस करता है। होता क्या है कि इसमें देखिए एक शब्द यहाँ पे मैंने लिखा है, कॉग्निटिव डिसोसेंस। कॉग्निटिव डिसोसेंस का मतलब यहाँ पे है कि बौद्धिक रूप से व्यक्ति इस संसार में क्या हो जाता है, गुलाम हो जाता है ना। इंटेलेक्चुअली क्या हो जाता है, गुलाम हो जाता है, ठीक है। और गुलामी के कारण वह उसके सोचने और समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है।
तो साइकोलॉजिकल जो पार्ट है इसका, लीविंग बिहाइंड चेरिस्ड फॉल्स बिलीफ्स कॉज डिस्ट्रेस, हेंस मेनी रिजेक्ट्स ट्रू नॉलेज। चूंकि अंधेरे में रहते रहते व्यक्ति का सत्य से डिसोसेंस हो जाता है, डिसएसोसिएशन हो जाता है, और ड्यू टू दिस लॉन्ग डिसएसोसिएशन फ्रॉम द ट्रुथ, द पर्सन are not able to think about the truth. So, this is the reason why most of the people reject the true knowledge. जब मनुष्य किसी अज्ञानपूर्ण वातावरण में रहता है, तो ऐसे वातावरण में रहते रहते सत्य को रिजेक्ट करने की उसकी आदत बन जाती है। इसी बात को प्लेटो ने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। जहाँ तक एजुकेशनल इंटरप्रिटेशन की बात है, अगर हम शैक्षिक रूप से इसको इंटरप्रीट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कहते हैं प्लेटो की, एजुकेशन इज नॉट अबाउट डिपॉजिटिंग इंफॉर्मेशन। शिक्षा सिर्फ सूचनाओं को डिपॉजिट करना नहीं है। बैंकिंग मॉडल, जैसे कि बहुत सी सूचनाओं को याद कर लेना, शैक्षिक समय के दौरान हम बहुत सी सूचनाओं को याद कर लेना या रट लेना, इसको ये प्लेटो शिक्षा नहीं मानते हैं। ये क्या कहते हैं, बट रीओरिएंटिंग द माइंड। शिक्षा क्या है, मस्तिष्क को ओरिएंट करना, यानी मस्तिष्क को सही दिशा में ट्रेन करना। दिस इज द एजुकेशन। तो आप कह सकते हैं कि इन द ओपिनियन ऑफ प्लेटो बाय द बुक 7, एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट डिपॉजिटिंग द इंफॉर्मेशन, बट दिस इज द रीओरिएंटिंग द माइंड, दिस इज अलाइनिंग द माइंड इन द राइट वे। मस्तिष्क को सही दिशा में ले जाना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शिक्षा है। दूसरी बात ये कहते हैं एजुकेशन के संदर्भ में, इट क्रिटिक्स रोट लर्निंग एंड प्रमोट डायलेक्टिक रीजनिंग, ओपन इंडेड इंक्वायरी। 3 बातें इन्होंने यहाँ पे की, और ये तीनों बात शैक्षिक परिवेश में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले कहते हैं इट क्रिटिक रूट लर्निंग, यानी कि रटने की जो अधिगम शैली है, रट कर के पढ़ने का जो शैली है, रट कर के ज्ञान प्राप्त करने का जो विधान है, इसको ये क्रिटिसाइज करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। प्लेटो वाज नॉट इन फेवर ऑफ द रूट लर्निंग। तो रटने की पद्धति का इन्होंने विरोध किया और बताया कि द एजुकेशन शुड बी एक्सरसाइज बाय द डायलेक्टिकल लर्निंग, यानी डायलॉग रीजनिंग, तर्कपूर्ण डायलॉग के माध्यम से शिक्षा वास्तविक रूप से प्राप्त की जा सकती है, या शिक्षा को डायलॉग के माध्यम से, तर्कपूर्ण डायलॉग के माध्यम से जो है कि अप्लाई करना चाहिए, न कि रोट लर्निंग यानी कि रटने की विद्या। ओपन इंडेड इंक्वायरी की बात करते हैं। ओपन इंडेड का मतलब मुक्त होकर के हम जो जांच करें, जो इंक्वायरी करें, वो शिक्षा के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो देखिए, 2 पक्षों की बात हम लोगों ने किया, साइकोलॉजिकल रीडिंग और दूसरी एजुकेशनल इंटरप्रिटेशन इन्होंने जो किया। एलिगोरी ये है ही है। एलिगोरी में इन्होंने जो है कि फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट जो दिया है केव का मतलब ये पूरी दुनिया है, ठीक है। उस पे हम आते हैं। यहाँ पे देखिए आप, सन जो है, शन की बातें करते हैं। शन क्या है? सन, प्लेटो इज नॉट टॉकिंग अबाउट द सन मीन्स द स्टार। उस तारे की बात नहीं करते, सूर्य की बात नहीं कर रहे हैं, ये एलिगोरिकली बात कर रहे हैं। इसका डबल मीनिंग है। ये कहते हैं सन इज द फॉर्म ऑफ द गुड, अच्छाई का प्रतीक है यहाँ पे, ठीक है ना। इन प्लेटोनिक मेटाफिजिक्स फॉर्म्स आर आइडियल इटर्नल ट्रुथ्स। जो सन है, जो सूर्य है, वो आदर्श और सत्य का प्रतीक है। और क्या है? द फॉर्म ऑफ गुड इज द सुप्रीम फॉर्म। और अच्छाई का जो प्रतीक है वही सबसे बड़ा रूप है। जो अच्छा होता है, जो आदर्श होता है, जो बेहतर होता है, वही सत्य है, और वही अंतिम सत्य है, और वही सुप्रीम है। और क्या है? सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स एंड ऑफ इंटेलिजिबिलिटी। और सिर्फ वो सत्य नहीं है, बल्कि वह जो सत्य है, वो जो गुडनेस है, वही हर प्रकार के बुद्धि, विवेक
और ज्ञान का स्रोत भी है। ठीक है। अगली बात जो इसमें कहते हैं, जस्ट एज द सन मेक फिजिकल साइड पॉसिबल, द गुड मेक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल। जिस प्रकार से एज द सन मेक्स फिजिकल साइड पॉसिबल, द गुड मेक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल। जिस प्रकार से सूर्य जो होता है भौतिक रूप से दृष्टि को देने में सक्षम है, ठीक उसी प्रकार से द गुड मेक्स इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल। अब अगर डायलेक्टिकल एंड स्टेज ऑफ नॉलेज की जब बात करेंगे हम, तो प्लेटो ने 4 महत्वपूर्ण स्टेज की बात की है। ठीक है ना, 4 महत्वपूर्ण स्टेज की बात की है। आप देखिए ये जो टेबल है, इसमें एक कॉलम में लेवल है, दूसरे में ग्रीक टर्म है, तीसरे में टाइप ऑफ नॉलेज है, एंड लास्ट में सोर्स है। फर्स्ट लेवल इमेजिनेशन का है। इमेजिनेशन में ग्रीक टर्म का यूज किया है इकेसिया। इकेसिया का जो अर्थ है वो है इल्यूजन यानी शैडो, टाइप ऑफ नॉलेज, भ्रम। और इसका सोर्स क्या है? आर्ट, मिथ एंड ओपिनियन। ठीक है। दूसरा है बिलीफ। बिलीफ का मतलब ग्रीक टर्म में पिस्टिस का यूज किया है, जिसका मतलब होता है फिजिकल रियलिटी। ठीक है। और सेंस ऑफ एक्सपीरियंस सोर्स है इसका। नेक्स्ट है थॉट। थॉट का मतलब डायनोइया, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। लास्ट है अंडरस्टैंडिंग, मतलब नियोसिस, डायरेक्ट इंसाइट इनटू फॉर्म्स एंड डायलेक्टिक या फिलोसॉफिकल रीजन। गोल ऑफ एजुकेशन की जो बात किया है प्लेटो ने, मूव फ्रॉम इकेसिया टू मायसिस, मतलब फ्रॉम इल्यूजन टू इंटेलेक्चुअल एनलाइटमेंट। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इल्यूजन टू इंटेलेक्चुअल एनलाइटमेंट, मतलब भ्रम से निश्चित सुनिश्चित ज्ञान की ओर। भ्रम से ज्ञान की ओर यात्रा जो है वह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अगली बात इन्होंने जो बहुत ही महत्वपूर्ण किया है, फिलोसोफर किंग आइडियल रूलर्स, शासक की बात की है कि शासक, बेहतर शासक कौन होता है? तो इनका मानना है कि बेहतर शासक फिलोसोफर होता है। राजा को फिलोसोफर होना चाहिए। क्यों? नीचे आप देखिए, वाई फिलोसोफर शुड रूल। राजा को शासक क्यों होना चाहिए? फिलोसोफर को शासक क्यों होना चाहिए? यानी राजा फिलोसोफर क्यों होना चाहिए? कहते हैं दे ग्रेस्प अनचेंजिंग ट्रुथ्स अनलाइक पॉलिटिशियंस हु चेंज ओपिनियन। ये कहते हैं कि फिलोसोफर जो होता है वह सत्य को कभी बदलता नहीं है, जबकि पॉलिटिशियन जो होता है, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, वो सत्य को बदल देते हैं। यानी ये आप आज के भाषा में कह सकते हैं कि राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो झूठ बोलने में माहिर हैं। किसी भी सच्चाई पे वो टिकते नहीं हैं, जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं। लेकिन फिलोसोफर जो होता है, फिलोसोफर का पूरा जीवन सिद्धांतों पे टिका हुआ होता है, सत्य पर टिका हुआ होता है। फिलोसोफर सत्य को जानने का ही प्रयास करता है। जैसा कि आपको मालूम है कि फिलोसफी का मतलब होता है लव फॉर नॉलेज, लव फॉर विजडम आप कह सकते हैं। ज्ञान के प्रति पिपासु होता है। जबकि राजनीतिज्ञ क्या होता है? राजनीतिज्ञ ज्ञान के प्रति पिपासु नहीं होता, सत्य के प्रति पिपासु नहीं होता। राजनीतिक कुर्सी के प्रति पिपासु होता है, और कुर्सी प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी बोल सकता है, झूठ सत्य कुछ भी बोल सकता है, सत्य को भी झूठ बना के बोल देता है। इसलिए प्लेटो का ये मानना है कि किंग जो है वो फिलोसोफर होना चाहिए। दूसरा तर्क देते हैं ये कि क्यों फिलोसोफर को किंग होना चाहिए। दे आर रैशनल, क्योंकि फिलोसोफर क्या होता है? तार्किक होता है। नॉट ड्रिवन बाय डिजायर और ग्रीड। फिलोसोफर का जो निर्णय होता है वह लालच से बदल नहीं सकता, लालच के आधार पर नहीं चलता, बल्कि उसका जो निर्णय है वह तर्क के आधार पर चलता है। ठीक है। इसलिए ये फिलोसोफर को कहते हैं कि फिलोसोफर ही राजा होना चाहिए। अगली बात क्या कहते हैं? दे रूल रिलक्टेंटली नॉट फॉर पावर बट फॉर गुड ऑफ द पोलिस। पोलिस का मतलब यहां पे स्टेट है। फिलोसोफर जो होता है वो राज्य की अच्छाई के लिए, राज्य के कल्याण के लिए शासन करता है, न कि अपने शक्ति के लिए, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए। इसके लिए वह शासन नहीं करता, वह राज्य की भलाई के लिए शासन करता है। इसलिए फिलोसोफर को ही राजा होना चाहिए।
तो 3 तर्क इन्होंने दिया। पहला कि फिलोसोफर सिद्धांतों पर चलता है, वह राजनीतिज्ञों की तरह झूठ नहीं बोलता। दूसरा, फिलोसोफर तार्किक होता है, उसका निर्णय किसी लालच अथवा डिजायर के आधार पे नहीं होता। तीसरा, रिलक्टेंटली नॉट फॉर पावर, वो जो शासन करता है वह सत्ता के लिए शासन नहीं करता, बट फॉर द गुड ऑफ द पुलिस। पुलिस का मतलब स्टेट, बल्कि वह राज्य के कल्याण के लिए शासन करता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण तर्क देता है वो कि राज्य का शासक फिलोसोफर होना चाहिए। इसके अलावा प्लेटो ने सजेस्ट किया है कि देयर ट्रेनिंग इंक्लूड्स, कि एक फिलोसोफर जो होता है, एक जो राजा होता है, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग कैसे होगी, इन 4 बिंदुओं के आधार पे इन्होंने बताया है। 4-5 बिंदुओं के आधार पे। पहला बिंदु है 20 ईयर्स ऑफ जनरल एजुकेशन, यानी कि एक फिलोसोफर का जो जीवन होता है, एक जो राजा होता है, उसका जीवन प्रथम 20 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए उसको। उसके बाद 10 ईयर्स ऑफ मैथमेटिकल ट्रेनिंग, फिर 10 वर्ष उसको गणित का प्रशिक्षण लेना चाहिए। प्लेटो ने, जैसा कि आपको पता है, कि एकेडमी जो खोला था अपना, उस एकेडमी में इसने लिख रखा था कि यहाँ पे एंट्री उसी की है जिसको ज्यामिति आती है। ठीक है ना? तो ज्यामिति का मतलब मैथमेटिक्स से था इनका। गणित वालों को बहुत पसंद करते थे। गणित मनुष्य के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा इनका मानना था। इसलिए राजा के लिए भी अनिवार्य कर देते हैं कि राजा को भी 10 वर्ष मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद 5 वर्ष इन्होंने समय निर्धारित किया है 5 ईयर्स ऑफ डायलेक्टिक, डायलॉग करने के लिए। इस समाज में वो आए, डायलॉग करे, डिबेट करे। ठीक है? फिर 15 वर्ष इन्होंने क्या कहा, 5 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और 15 वर्ष व्यवहारिक रूप से उसको कार्य करना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए, ताकि वह राजा बनने के पूर्ण योग्य हो जाए। ठीक है? तो आप देखिए, 20, पहला 20, फिर 10 ये 30, फिर 5 ये 35, और फिर 15 ये 35, और 15 50। तो 50 वर्ष की अवस्था पे क्या कहता है, एट द एज ऑफ 50 दे आर रेडी टू गवर्न एज फिलोसोफर किंग। 50 वर्ष की अवस्था पे उस फिलोसोफर को राजा बना देना चाहिए, उस व्यक्ति को राजा बना देना चाहिए, क्योंकि वह 50 वर्ष कठिन तपस्या करता है, विभिन्न महत्वपूर्ण चीजों की ट्रेनिंग लेता है, जिसमें 20 वर्ष वो शिक्षा ग्रहण करता है, 10 वर्ष मैथ सीखता है, 5 वर्ष डायलॉग करता है, और 15 वर्ष प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करता है। तो कुल मिला के ये 50 वर्ष की जो अवधि है, उसको पूर्ण राजा, एक सक्सेसफुल किंग बनाने के लिए बहुत ही सुटेबल होता है, ऐसा प्लेटो का मानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको नोट करके रखेंगे। अगली बात आता है एप्लीकेशन टू इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में प्लेटोज आइडियाज इको ए क्रॉस एज। देखिए, जो प्लेटो का आइडिया है अंग्रेजी लिटरेचर में, ये काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया गया। जैसे रिनाइसेंस पीरियड में अगर हम आएंगे, तो रिनाइसेंस पीरियड में सिडनी जो थे, इन्होंने डिफेंस ऑफ पोजी में प्लेटोनिक आइडिया ऑफ आइडियल ब्यूटी एंड मोरल पर्पज इन पोएट्री, इसमें यूज किया है। मॉडर्निज्म में आएंगे, आधुनिक लिटरेचर में, तो टी.एस. एलियट को आप देखिए, तो इन्होंने प्लेटो को फिलोसोफर रूल एंड मॉरल ट्रुथ, इनका जो कॉन्सेप्ट है, इसको इन्होंने फॉलो किया है। एलेगोरिकल लिटरेचर में बनियान का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस आप देखेंगे, और दांते का डिवाइन कॉमेडी देखेंगे, तो सिमिलर जर्नी को इन्होंने फॉलो किया है। इग्नोरेंस टू डिवाइन ट्रूथ। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म की यदि बात करेंगे, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ये सारी महत्वपूर्ण बातें आ जाती हैं। तो देखिए, ऊपर का ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है ना? तो आप जो है कि प्लेटो के जो बुक 7 है रिपब्लिक का, उसका कॉन्सेप्ट यही है कि उसमें एलेगोरी है, पूरे संसार को एक केव के भांति मानते हैं, एजुकेशन पर फोकस करते हैं, और साइकोलॉजी पर फोकस करते हैं। ठीक है? तीनों पक्ष की हमने बात कर ली। चैनल को आप लोग फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में आप जाएंगे तो आपको फ्री ऑफ कास्ट ये पीडीएफ मिल जाएगा। यूट्यूब देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिए। व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा, और बिना किसी सर्च आउट के आप कंटेंट को आसानी से पा जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू द डे आफ्टर। हैव अ नाइस डे।